तो हेलो, स्वागत है आपका न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को देखने आए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी इस चैप्टर का एक क्लास हो चुका है। इस चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो आप लोग अगर उस पीछे वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख ले, या फिर इसको देखने के बाद उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो पीछे वाला क्लास भी देख लेना है। तो कौन सा बच्चे पीछे का क्लास देख लिए हैं बताइए। तो उम्मीद है कि जितने भी बच्चे इस क्लास को देखने आए हैं वो भी उस क्लास को भी जाके पीछे वाले क्लास को देख लेंगे। वो क्लास भी जरूरी है, उसमें भी हम शुरू से बताए हैं। तो जहाँ तक वहाँ बताए हैं उससे आगे इस क्लास में बढ़ेंगे, और जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा। और इसके आगे अब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे, इस पार्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। तो जो सब हो चुका है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब हो चुका है जाके देख लीजिएगा। तो इसमें से ये देखिए, आपको उसमें हम नोट्स में पढ़ाए थे कि ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाए थे, जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ाए थे, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ाए थे, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ाए थे, एथिलीन के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं बताइए। इतना सारा चीज उसमें पढ़ाए थे। एथिलीन में एथिलीन तक हो चुका था पिछले वाले क्लास में, एथिलीन तक। तो एथिलीन तक जिस भी बच्चे को क्लास नहीं पता है, जो बच्चे क्लास में अब्सेंट थे, और जो बच्चे अगर फिर से देखना चाहते कि सर अब हम आए थे फिर भी हमको देखना है, तो जाके आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके उस क्लास को देख लीजिएगा, उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस क्लास को देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो एथिलीन तक हो चुका है, सही है कि नहीं? एथिलीन तक ही हुआ है ना, मेरे अंदाज से तो एथिलीन तक हो चुका है। तो एथिलीन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एथिलीन से आगे बढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो क्या आप लोग रेडी हैं बताइए? क्या आप लोग रेडी है सुबह सुबह पढ़ने के लिए? चलिए, तो आप लोग रेडी ही होंगे। तो कितने बच्चे जो सुबह सुबह क्लास देख रहे हैं वो बताइएगा कि सुबह सुबह कौन क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो एथिलीन तक हो चुका है। आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, जितना भी ये 5 पढ़ा है इस पांचों का बुक में भी लिखा हुआ है, एक बार बुक भी देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सेम ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, सेम ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। किससे आगे बढ़ते हैं? पिछले क्लास में जहां तक हो चुका है उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, एकदम पूरा चलेगा। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, उसके बाद फिर एक और क्लास लगेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ाने में थोड़ा सा चैप्टर लंबा जाता है, तो आप लोग को भी पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किसमें? जंतुओं में, एनिमल में। तो बोल रहा है कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की, ये पेंसिल मोटा है कुछ, इसको पतला करने दो। रुको, कैसे होता है? ये तो हो ही नहीं रहा। ओ, यहाँ से होता है। हाँ, चलिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय तथा उनका नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। देखिए, दिख नहीं रहा है। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रिया के बीच समन्वय तथा उनका नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। तो दोनों प्रकार पढ़ेंगे कि जंतुओं में जो है विभिन्न क्रिया, शारीरिक क्रिया को बीच जो समन्वय है, समन्वय तथा उनका नियंत्रण। समन्वय मतलब
नियंत्रण मतलब क्या हुआ, इसका समन्वय नियंत्रण, समन्वय पीछे वाले क्लास में बताए हैं और नियंत्रण भी पीछे क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है शारीरिक क्रियाओं के बीच, वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। पहला है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और दूसरा क्या है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये दो है और इस दोनों के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ये क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो अब हम देखिए, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यह तंत्रिका के द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा होता है, और उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बोल रहा है कि यह पहले तो उच्च श्रेणी में होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस में होता है? उच्च श्रेणी में होता है, ठीक है। ये तो पहले याद रखना कि यह किसमें होता है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में। और ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो अब चलिए कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण, कौन सा नियंत्रण? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो बोल रहा है कि शारीरिक क्रियाओं के बीच नियंत्रण और समन्वय के लिए, शारीरिक क्रियाओं के बीच नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त रसायन, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए जो भी रसायन हमारे शरीर से निकलता है उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जो किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करता है? मदद करता है। तो बोल रहा है कि ये तंत्र अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। इसलिए ये जो तंत्र है वो क्या कहलाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? देखिए, पहला तो है कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जो केमिकल, जो रसायन हमारा शरीर निकालता जो हमारे शरीर से निकलता है उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। उसी हार्मोन्स से हमारे शरीर के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर के बीच में समन्वय होता है। कोई भी चीज, समन्वय का अर्थ बता चुके हैं, सारा कुछ बता चुके हैं पिछले वाला क्लास में, आप लोग जरूर देखिएगा उस क्लास को, ठीक है। तो नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। मैं बोल रहा है कि जो रासायनिक प्रयुक्त होता है, जो रसायन यूज में आता है उसको हार्मोन्स कहते हैं। और वो जो हार्मोन्स है वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। वो जो हार्मोन्स है किसके द्वारा स्रावित होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह अंतःस्रावी तंत्र है। क्या है? क्या कहते हैं इसको? कि ये तंत्र अंतःस्रावी तंत्र है। उस तंत्र का नाम हम लोग दे दिए अंतःस्रावी तंत्र। क्यों दे दिए? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहा है, इसलिए हम उसको नाम दे दिए अंतःस्रावी तंत्र। क्या नाम दे दिए? अंतःस्रावी तंत्र। चलिए आगे देखिए, और क्या बोल रहा है कि इस संदर्भ में पौधे और जंतुओं में थोड़ी विभिन्नता है। इस संदर्भ में पौधे और जंतुओं में थोड़ी क्या है? विभिन्नता है। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक होता है। पौधे में जो है नियंत्रण और समन्वय केवल क्या होता है? रासायनिक होता है। लेकिन अब अगर हम बात कर दें कि क्योंकि पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे में जो तंत्रिकीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे कहाँ?
अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। चलिए देखिए, बोल रहा है कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। बोला है कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको हम कहते हैं तंत्रिकीय उत्तक, इंग्लिश में बोले तो नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और तंत्रिकीय उत्तक तंत्रिकीय कोशिकाओं, उसी को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिकीय उत्तक किसका बनाता है, तंत्रिकीय कोशिका का, सीधा बात। तंत्रिकीय उत्तक किसका बना होता है, तंत्रिकीय कोशिका का बना होता है, अर्थात तंत्रिकीय कोशिका से तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र बनता है। देखिए तंत्रिका तंत्र कैसे बना, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका उत्तक बना और तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र बना। यही सेम रिलेट कीजिए आप पिछले चैप्टर में, अगर इससे पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे तो बताएं, कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से फिर अंग, तो उसी में ये उसी तरह से है ना ये भी कि तंत्रिका कोशिका मिलकर क्या बना, याद रखने के लिए आपको हम पीछे से जोड़ रहे हैं। तंत्रिका कोशिका मिलकर क्या बना, तंत्रिका उत्तक बना, और तंत्रिका उत्तक मिलकर क्या बना, तंत्रिका तंत्र का निर्माण किया। बोल रहा अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना, उद्दीपन जैसे भूख, प्यास, तृष्णा, रोग इत्यादि का बाह्य संवेदन या उद्दीपन जैसे। अब पहले यहाँ समझिए क्या बोला जा रहा है, कि बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो गया, यहाँ तक समझ गए। बोल रहा है अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना, ठीक है, हमारे जो संवेदना है, उद्दीपन, कि हमको मान लीजिए भूख लग गया, आपको पता चल रहा है कि हमको प्यास लग गया। कैसे पता चलता है कि हमको भूख लग गया है, कैसे पता चला आपको प्यास लग गया है। ठीक है, तो ये सब भूख कैसे लग गया, प्यास कैसे लग गया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये तृष्णा क्या है। तृष्णा मतलब हुआ किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा, किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा तृष्णा कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला जैसे भौतिक रासायनिक, क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि जैसे भौतिक रासायनिक यांत्रिक या विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। ये सब जो है तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों को प्रेरित करने का काम करता है कि तुम ये काम करो, तुम्हारा ये वाला टाइम हो गया, भूख लग गया है तो उसको याद दिलाओ भूख लग गया है। ठीक है, प्यास लगा उसको याद दिलाओ प्यास लग गया है। तो ये सब उसका काम करता है। ये भी आपको पढ़ना है कि कैसे होता है, कौन हमारे मस्तिष्क में कैसे पता चलता है भूख लगा, कैसे प्यास लगा, सब आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। बोल रहा है जो उच्च श्रेणी का जंतु होता है ना, उसमें तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, बोलो मेरुरज्जु को ही इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। कुछ निम्न स्तरीय जैसे हाइड्रा में मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाए जाते, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाए जाते, परंतु नियंत्रण और संवहन की क्रिया दोनों में क्या होती है, मूल रूप से एक ही होती है। सभी जंतु तंत्र के नियंत्रण और संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई तंत्रिका कोशिका ही है। बोल रहा है जितने भी जीव हैं यानी कि उच्च श्रेणी के, उसमें अगर तंत्रिकीय नियंत्रण होगा तो वो तंत्रिका कोशिका से ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाइड्रा में क्या है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। चलिए अब है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो आप लोगों के बुक में तंत्रिका कोशिका का चित्र है, नहीं तो हम यहाँ पे चित्र लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोला तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो बोल रहा है प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं
होती है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, जिसे कोशिका द्रव में अनेक निशल्स कणिकाएं पाई जाती है। देखिए कहीं पे अगर आपके बुक में दिया है चित्र तंत्रिका कोशिका का, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे समझिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है पतला 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 पतला, वो है डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। और ये बीच का भाग है साइटोन। क्या है? साइटोन। और ये जो बीच में है ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। और ये जो लंबा जो भाग बीच में यहाँ से यहाँ गया है वो एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। और उसके बाद एक्सॉन के बाद ये जो है ये बाहर में जो एगो पतला सा लाइन है वो है श्वान कोशिका। क्या है? श्वान कोशिका। और ये दो और ये दो के बीच में ये जो जॉइंट है इसको कहते हैं रेनवियर के नोड्स। क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड्स। उसके बाद ये जो पतला वाला लाइन को बताए थे क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। उस पतले वाले लाइन के नीचे में जो डार्क कलर का दिख रहा है, हल्का डार्क है ना, वो है मेडुलरी या फिर उसको माइलिन का शीत भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये नीचे में इसको कहते हैं एक्सॉन बल्ब। क्या कहते हैं? एक्सॉन बल्ब। और ये जो है इसको कहते हैं सूत्र युग्मन गांठें। ठीक है। तो ये था आपका तंत्रिका कोशिका। समझ में आया? तंत्रिका कोशिका ये था और इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं होता है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन देख लिया आप। साइटोन कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, वो भी आप देख लिए। कोशिका द्रव में अनेक निशल्स कणिकाएं होती है। ठीक है। साइटोन में अनेक पतले तंतु या पर्वत निकले होते हैं। इन तत्वों में एक जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है अक्ष या एक्सॉन कहलाता है। देख लिए एक्सॉन। और कोशिका द्रव में भरा होता है। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्ध जो सामान्यतः छोटे और शाखित होते हैं डेंड्राइट्स कहलाते हैं। देख लिए आप। डेंड्राइट्स का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए डेंड्राइट यानी कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य पर्वत जो सामान्यतः छोटे और शाखित होते हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और डेंड्राइट का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट मतलब अब जैसे एक सिरा है, ये हो गया डेंड्राइट। ठीक है। अब इसी भी सिरा से और भी बहुत सारा इधर उधर निकल गया तो वो हो गया डेंड्राइट्स। ठीक है ना। एक से ज्यादा बट गया, समझ में आ गया? नहीं आया? डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं के संवेदी अंग जैसे कान, नाक, जीभ जो ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। साइटोन, अब बताइए हमारे कान में, हमारे नाक में, हमारे जीभ में भी तो रहना चाहिए कौन? तंत्रिका कोशिका। तब ना हमारे इम्पल्स हमारे ब्रेन तक जाएगा और हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा सर कान मोचार दिए। कैसे पता चलेगा? तो ये सब पता इसीलिए डेंड्राइट्स का भी होना क्या है? जरूरी है। ठीक है। संवेदना कहाँ तक पहुंचाते हैं? ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं और साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है और फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। समझ में आया? चित्र में देखिए डेंड्राइट्स क्या किया? आवेग लिया। कोई भी देखिए यहाँ पे क्या किया? संवेदनाओं को ग्रहण किया ना, तो संवेदना कुछ भी मान लीजिए आपको मार लिया तो कोई भी इम्पल्स यहाँ पे आया डेंड्राइट्स के पास, फिर वो साइटोन के पास गया और साइटोन से फिर एक्सॉन के पास, फिर यहाँ से दूसरे तंत्रिका कोशिका में, दूसरे तंत्रिका कोशिका में, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए देखिए, बोल रहा आवेग का चालन साइटोन से दूर होता है जबकि डेंड्राइट संवेदना को साइटोन की ओर ले जाता है। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते, दिखाए अंतिम छोर पर अपने से शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचनाएं
में समाप्त हो जाती है, जिन्हें सूत्र, युग्मन, गांठे या साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। देख लिया आप लोग साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब बोला एक्सॉन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका जहां पे जुड़ता है, जुड़ा, उसी को यहाँ पे क्या कह दिए? सिनेप्स कह दिए। क्या कह दिए? सिनेप्स। इस स्थान पर एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्वतः स्रावित करती है, जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचाती है। ये क्या कहलाता है? ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये क्या करता है कि तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाता है। एक्सॉन से डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा, फिर वो डेंड्राइट्स से एक्सॉन में जाएगा, फिर वो एक्सॉन डेंड्राइट्स को पहुंचाएगा। किसकी मदद से? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, चलिए आगे। बोला कि एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है, जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। ये सब भी आप लोग देख लिए, ठीक है। माइलिन शीथ कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते। माइलिन शीथ कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं, और वे जगह जहां माइलिन शीथ नहीं होते हैं उसको कहते हैं रेनवियर के नोड। आप लोगों को दिखाए कि नहीं? और दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड्स कहते हैं। और माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा कहते हैं। और न्यूरोलेमा के अंदर कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है, और इस तरह न्यूरोलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। कहां चले गए? न्यूरोलेमा अंदर कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक में पाया जाता है। इस तरह न्यूरोलेमा चपटी और तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका नहीं देखा ना? श्वान कोशिका कहते हैं। और ये कोशिका एक्सॉन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनिवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स के पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो यह तंत्रिका तंतु कहलाता है, तथा कई तंत्रिका तंतु आप लोग को पहले हम चित्र में दिखा दिए, उसी को इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ठीक है, तंत्रिका तंतु यहाँ पाया जाएगा, श्वान कोशिका यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सब आपको बता रहा है, रेनवियर का नोट्स ये सब आपको बता रहा है। अब होगा मनुष्य का मस्तिष्क। क्या होगा? मनुष्य का मस्तिष्क। तो एक क्लास लगेगा आपको मनुष्य का मस्तिष्क में। ठीक है, देखते हैं। फिर प्रत्यावर्ती चाप है, प्रत्यावर्ती चाप होगा। उसके बाद मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र है। उसके बाद तंत्र है, ये सब तो उसी का है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना क्लास लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। उससे पहले अगर किसी भी बच्चा को कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है, उसका जवाब मिल जाएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया तो उसको भी पूछिए, वो भी बताया जाएगा। कोई भी तरह का कोई भी तरह का प्रॉब्लम है आपको तो आप बोलिए। कोई भी तरह का प्रॉब्लम, अभी ने सर झगड़ा हो गया हमसे, ठीक है। तो
क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और उसका हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।